हेलो बच्चों, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं स्वागत करता हूं आपके और हमारे पैरिस चैनल स्टडी विथ टैलेंट एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है साउंड। हमारा सब आज का जो चैप्टर है उसका नाम है साउंड। अच्छा, ये साउंड होता क्या है? बहुतों को पता होगा, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये कैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है? ये ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको किसी भी अलग तरह की आवाज़ों को सुनने में हेल्प करता है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो क्या होता है? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अब बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। जितने भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वाइब्रेटिंग बॉडी होते हैं उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं जब बोल रहा हूँ तो हमारे गले में एक स्ट्रक्चर होता है जो वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। ठीक है, तो एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, वेव। आपको पता है ये वेव क्या होता है? वेव एक तरह का होता है डिस्टर्बेंस। क्या होता है? डिस्टर्बेंस। मतलब क्या हुआ कि जैसे मीडियम के पार्टिकल है और अब मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और किसी को कुछ बोल रहा हूँ तो साउंड यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल करके जा रहा है। कैसे जाता है वो समझना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, कोई रिसीवर है या कोई सुनने वाला है। तो यहाँ से जब साउंड यहाँ तक जाएगा तो क्या पढ़े थे हम लोग? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो क्या करेगा? मीडियम के पार्टिकल में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? डिस्टर्बेंस। और उसी डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या बोले? वेव। क्लियर हो रहा है सबको? अब ये जो वेव होता है ना, अगर इसके मोशन को हम लोग समझ जाए कि वेव का मोशन कितने टाइप का होता है तो हमको समझ में आ जाए कि साउंड क्या होता है, ये ट्रेवल कैसे करता है, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेव मोशन। वेव मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वेव मोशन। तो ध्यान समझिएगा, वेव मोशन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप। एक को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, और एक होता है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव मोशन। चलिए, हमारे पास वेव मोशन मतलब वेव मोशन का मतलब कि वेव जो है वो ट्रेवल कैसे करता है, तो यह मोशन कैसे करता है। तो वेव मोशन हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, एक होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन। ठीक है, इसको बस समझना है हमको। उसके बाद हम लोग को मैक्सिमम टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि साउंड एक्चुअल में कैसे चलता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अगर एक पार्टिकल है, मीडियम का कोई पार्टिकल है और ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन पता होगा सबको, इस तरह से वाइब्रेट करना। तो मान लेते ये क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन। तो यहां वाइब्रेट कर रहा है या जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इसको कहते हैं लोग डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, इसको क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। और अगर ये वाइब्रेट करते हुए या तो इस डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में अगर ये मूव भी कर जाए तो इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। देखिए मैं शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूँ डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो ध्यान सुनिएगा, जब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये वाइब्रेट करते 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 इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ या इसी डायरेक्शन में उधर जा रहा हूँ, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। ठीक है, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और पार्टिकल के प्रोपागेशन का डायरेक्शन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, इसको कहेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स क्या होता है। मान लीजिए वही पार्टिकल हमारे पास, ये वही पार्टिकल है लेकिन ये इस बार मोशन कर रहा है इस तरह से। इसका टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से, ये ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है और ये वाइब्रेट, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। और लेकिन अगर ये इस तरह से वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ने लगे
तो इसे क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन दोनों 90 डिग्री पर हो, या दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पर हो, जिसको कहते हैं लोग ट्रांसवर्स वेव मोशन। मैं एग्जांपल समझा दूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। पहले इसको याद कीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव, और ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। क्लियर? तो इसको और आसानी से लिखे तो ऐसा होगा, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन is in the direction of propagation। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। और यहां पर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ये अगर परपेंडिकुलर हो, किससे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन से, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, इसको कहेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव मोशन। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। जैसे यहां था लॉन्गिट्यूडनल, और एक है हमारे पास ट्रांसवर्स। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या था कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन से सेम डायरेक्शन में था, और ट्रांसवर्स में क्या था कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन परपेंडिकुलर था। अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल होता है हमारे पास साउंड वेव। ये कैसे ट्रेवल करता है मैं थोड़ा देर समझाऊंगा। साउंड वेव एक एग्जांपल ये हो गया। और क्या बोल सकते हैं कि जो एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग होता है उसके अंदर भी क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म होता है। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। क्लियर सबको? ये होता कैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये एक रिजिड सपोर्ट से ऐसे बंधा हुआ है। ये है हमारे पास एक नॉर्मल स्प्रिंग। हम इस पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फोर्स। तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा कि ये स्ट्रेच हो जाएगा, और जब इस पर से ये फोर्स हम हटाएंगे तो ये वापस क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस पर, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया। तो जब इसको खींचे तो ये मीन पोजीशन पर था, खींचने से पहले ये मीन पोजीशन पर था। अब जब खींच दिए हैं तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा। तो ये कौन सा मोशन हो गया हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। और ट्रांसवर्स जो होता है, इसका एग्जांपल देखिएगा। ट्रांसवर्स का एग्जांपल होगा हमारे पास लाइट वेव। और एग्जांपल दे सकते हैं जिससे वेव फॉर्म्ड इन द रिवर या वाटर, वेव फॉर्म्ड इन वाटर। ये वाटर में क्या कहानी है देखिए। मान लीजिए अभी वाटर शांत है, स्टेबल वाटर है, ठीक है। हम क्या किया, इस पे एक पत्थर मार दिया। जब पत्थर मारेंगे इससे कुछ इस तरह का वेव बनता है। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है कि यहाँ का जो पार्टिकल ये बस ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है। मैं इसको और अच्छे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दीवार है, इस दीवार से एक रस्सी इस तरह से बंधी हुई है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस रस्सी को पकड़ते हैं, उस पर जोर से मारते हैं, तो क्या होगा, कुछ इस टाइप का वेव बनेगा हमारे पास। ये क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का क्या बनेगा, वेव। अब यही समझना है आपको
जो ये वेव बना है, अगर मान लीजिए इस वाले पार्टिकल पर हम ना एक टेप लगा देते हैं, रेड कलर का मान लीजिए एक टेप लगा देते हैं, और अगला जब वेव बनेगा, मान लीजिए फिर से मारेंगे तो अगला जो वेव बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। क्लियर है? तो गौर करें कि ये जो पार्टिकल था यहाँ पर, या फिर जहाँ हम लोग जो टेप मारे थे वो खाली ऊपर चला गया है। मतलब ये है कि ये बस ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इसके वाइब्रेशन की वजह से जो इसके वाइब्रेशन की वजह से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ वो आगे बढ़ रहा था। यही समझाना चाहते हैं है ट्रांसवर्स वेव मोशन में, कि वेव जो पार्टिकल है उसका वाइब्रेशन वेव मोशन के वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर है। क्लियर सबको ये चीज? अच्छा, अब बात करते हैं, एक और पॉइंट है इसमें, जो लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव मोशन है, और यहाँ है ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है हमारे पास, यहाँ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन। मतलब क्या हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में क्या होता है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आता है। हम समझाते हैं इसका क्या मतलब होता है। और ट्रांसवर्स में क्रेस्ट एंड ट्रफ। फॉन्ट समझाता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक साउंड वेव है, सॉरी हमारे पास एक मान लीजिए स्प्रिंग है, अभी ये नॉर्मल स्ट्रेस में है, ये मीन पोजीशन पर है। जब फोर्स लगाया हम इसके ऊपर तो ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। अब ध्यान से देखिएगा स्ट्रेच होने के बाद क्या होगा। यहाँ जब ये स्ट्रेच हुआ तो गौर करिएगा कि इसके यूनिट एरिया में, देखिए यूनिट एरिया में जो पार्टिकल्स की डेंसिटी थी वो क्या हो गई है, मीडियम, जो इस मीडियम में ये ट्रेवल कर रहा है या फिर ये जो मीडियम है इसमें क्या हो गया है कि डेंसिटी कम हो गया है। तो जहाँ मीडियम की डेंसिटी कम हो जाए उसको क्या कहेंगे, कंप्रेशन। यहाँ क्या हुआ है, हम सॉरी रेयरफैक्शन, इसे कहेंगे रेयरफैक्शन। और जब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से पीछे आ जाएगा और कंप्रेस्ड हो जाएगा। मतलब इसमें आगे फोर्स लगा, इसके बाद एक रीस्टोरिंग फोर्स पीछे लगता है, तो क्या होता है, ये यहां पर होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन, कंप्रेशन वाली ये कंप्रेस हो गया है, मतलब यूनिट एरिया में ही मीडियम की जो डेंसिटी वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। और क्रस्ट ट्रफ क्या होता है, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, अगर एक वेव इस तरह का हमारे पास, तो ये जो मीन पोजीशन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये इस वाले पॉइंट को बोला जाता है क्रस्ट। ये अर्थ वाला क्रस्ट नहीं लिखना है, ठीक है, CREST क्रस्ट बोलते हैं इसको। ये भी क्या होगा हमारे पास, क्रस्ट। नीचे जो है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन निगेटिव डायरेक्शन, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रफ। क्लियर सबको? तो जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव बनता है तो उसमें क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। और जब भी ट्रांसवर्स वेव बनेगा तो क्या होगा, क्रेस्ट और ट्रफ। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग ने क्या क्या देख लिया, साउंड, ये वेव फॉर्म होता है यहाँ पर। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव मोशन हम लोग देख लिया है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कि जो साउंड वेव होता है और जो ये लाइट वेव होता है उसमें डिफरेंस पूछा जाता है। साउंड वेव और एक होता है हमारे पास लाइट वेव। लाइट वेव, ध्यान समझिएगा, ये जो साउंड वेव होता है इसको कहा जाता है, इट इज अ मैकेनिकल वेव। पहला पॉइंट, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव।
या फिर आप लॉन्गिट्यूडल वेव बोले वो भी सही है, लॉन्गिट्यूडल हम लोग जस्ट देखा है। और लाइट वेव जो होता है, ये लाइट वेव इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, अभी आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन बस इंट्रो के लिए बताता हूँ। जैसे एक चार्ज पार्टिकल है ना, तो चार्ज पार्टिकल के आसपास क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इमेजिनरी फील्ड लाइन होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो मैग्नेट होता है हमारे पास नॉर्थ साउथ, इसके आसपास होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों को मिला के हमारा बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये होता क्या, शॉर्ट में समझाता हूँ। मतलब कि अगर मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मोशन कर रहा है, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। वो इस तरह से होगा, समझ में आ रहा होगा? ये एक प्लेन में है, और जब ये इस ऐसा होगा, नेक्स्ट में जब ये नीचे जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में मूव करते हैं, और ये मूव करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ना होकर वो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है यही वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की स्पीड जनरली, इसका जो स्पीड होता है वो हम लोग लेकर चलते हैं 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर। एयर में इसको इतना माना जाता है। और जो लाइट वेव होता है, इसका जो स्पीड होता है, ये बहुतों को याद होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर किलोमीटर में बताए तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इसका मतलब है कि साउंड वेव 1 सेकंड में 340 मीटर ही चल सकता है, और लाइट वेव 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, जो साउंड वेव होता है ये अगर किसी लिक्विड में ट्रेवल करेगा तो और फास्ट होगा, सॉलिड में और फास्ट हो जाएगा। लेकिन लाइट वेव के साथ उल्टा है। साउंड वेव जो होता है, यहाँ देखिए, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में, फिर होता है गैस में। क्लियर? लेकिन लाइट वेव के साथ उल्टा होता है। क्या होता है, अगर ये वैक्यूम या एयर में मूव कर रहा है तो सबसे फास्ट होगा, और जैसे ही किसी मीडियम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड decreases when enters in medium। क्लियर होगा मेरे ख्याल सबको कि लाइट वेव जो होता है अगर किसी मीडियम में एंटर करे तो इसका स्पीड कम हो जाएगा। कितना कम होगा उसके लिए एक टर्म होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाता है, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ा है। इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो साउंड वेव पे स्पीड ये होता। अच्छा, बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में। सॉलिड में सबसे तेज क्यों चल रहा है, ध्यान देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, या लिक्विड के लिए भी एक बॉक्स बनाते हैं और गैस के लिए। आपको पता होगा सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। ये बात क्लियर है सबको? पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, और गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो जब साउंड वेव जब इसमें आएगा, वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है। वो मीडियम के पार्टिकल्स में क्या होता है, वाइब्रेट होकर चलता है। मतलब यहाँ से आया, इस पार्टिकल्स दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें सारे पार्टिकल एकदम इतने नज़दीक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वेव तुरंत क्या हो सकता है, मोशन कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर साउंड वेव आया, उसको ट्रेवल करने के लिए इस पार्टिकल्स टकराया, फिर उससे जाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे मूव करेगा, और गैस में और स्लो मूव करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट sound wave required medium to travel या propagate।
ट्रेवल, लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है। क्लियर है? इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे भी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक टॉपिक यहाँ छूट रहा है हमारे पास, डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा, कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब वो होता है ऐसा जगह मीडियम में जहां पर मीडियम का डेंसिटी या पार्टिकल्स का डेंसिटी बढ़ गया, वेयर द डेंसिटी ऑफ मीडियम इज हाई, जहां मीडियम का डेंसिटी हाई है उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। इसको सी से भी डिनोट किया जाता है, बुक में होगा आपके। फिर होता है रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन, ये इसको डिनोट करते हैं आर से, वेयर द डेंसिटी ऑफ मीडियम इज लो। क्लियर? ये था कंप्रेशन और रेयर फैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग देखे थे क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और एक था हमारे पास ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ याद होगा मेरे ख्याल से, अगर ये वेव है तो ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये, इसको कहते हैं हम लोग क्रस्ट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रफ। ठीक है, तो जो क्रस्ट है वो क्या है, एक तरह से कहते हैं पॉइंट ऑफ एलिवेशन, ये मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रस्ट या पॉइंट ऑफ एलिवेशन, और इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्लियर सबको? ये था हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ। फिर हम लोगों ने देख लिया साउंड वेव और लाइट वेव में डिफरेंस। हम लोग देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में हमारे स्लाइड में आ दिया हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, वेलोसिटी वगैरह आप लोग इसको पढ़िए तो वो क्लियर हो जाएगा। जो मैंने बताया वही सब है ये, ठीक है। हेलो, आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं तो इसको ध्यान सुनिएगा और इसका नोट्स बनाते जाइएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट,
चलिए स्टार्ट करते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन। इसमें से फॉर्मूला भी आने वाला है। इसी को कहा जाता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। मतलब जितने भी वेव होते हैं, ट्रांसवर्स वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, सभी में प्रॉपर्टीज लगने वाले हैं। तो साउंड वेव में हम लोग को टोटल 9 प्रॉपर्टीज पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 9 प्रॉपर्टीज, जिसमें से 5 हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। तो 5 जो है ये जनरल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद के जो बाकी 4 है वो सारे क्या है? स्पेशली साउंड वेव के लिए है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, अच्छा ये प्रॉपर्टी नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। वन ऑक्सीलेशन, ये पहले समझ लीजिए। वन ऑक्सीलेशन, ठीक है। ये वन ऑक्सीलेशन या वन वाइब्रेशन बोला जाता है इसको। ये होता क्या हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक वेव है, ये हमारे पास एक वेव है। वन ऑक्सीलेशन का मतलब होता है कि मीन पोजीशन से, ध्यान से देखिए, ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में उसी मीडियम में जब वेव ट्रेवल करता है तो उसको क्या बोलते हैं? वन ऑक्सीलेशन। एग्जांपल के लिए बहुतों को पेंडुलम वाला एग्जांपल अच्छे से समझ में आता है, मैं उसको क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेंडुलम है, ये हमारा हो गया बॉब। ध्यान सुनिएगा, मैं इसका वेव बना के दिखाऊंगा। अगर मान लीजिए ये अभी कहाँ पर है? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर है, मान लीजिए वो भी है। हम इसको लेकर आए यहाँ तक, मतलब अगर हम इसको यहाँ लेकर आएंगे तो क्या होगा? ये एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, तो मान लीजिए कहाँ गया? एक एक्सट्रीम पर। और जब इसको छोड़ देंगे तो ये क्या होगा? वापस इस मीन पोजीशन पर आएगा। ये वापस से कहाँ आया? मीन पोजीशन पर। फिर मीन से दूसरे डायरेक्शन में कहाँ जाएगा? वो एक्सट्रीम पर। तो ये दूसरे डायरेक्शन में कहाँ गया? एक्सट्रीम। उसके बाद फिर ये वापस आएगा मीन पोजीशन पे। ये वापस कहाँ आया? मीन पोजीशन पे। इसको बोलते हैं कि ये वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया, यहाँ से शुरू करके जाकर वापस यही आ गया, तो इसी को कहते हैं वन ऑक्सीलेशन। या फिर ये समझिए यही चीज जो है बार बार रिपीट होगा। जैसे मैं समझाता हूं इसको, वन ऑक्सीलेशन को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। वन ऑक्सीलेशन क्या है? जैसे ये वेव है, तो ध्यान से देखिए, यहां से लेके ये वाला पार्ट जो है, ये इसको ध्यान से देखिए, यही सेम चीज फिर से रिपीट कर रहा है यहाँ पर, फिर यही सेम चीज बार बार रिपीट कर रहा है। यही हल का वन ऑक्सीलेशन। ये एक बार हो तो वन ऑक्सीलेशन, 2 ऑक्सीलेशन, 3 ऑक्सीलेशन। क्लियर है? चलिए, वन ऑक्सीलेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दूसरा, वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड। यहाँ एक वेव बना के दिखाता हूं मैं। एम्पलीट्यूड, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक वेव है, ठीक है। इस वेव में ये हो गया मीन पोजीशन, ये है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन से ध्यान से देखिएगा, मीन से इधर साइड या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस दिख रहा है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। दिस इज एम्पलीट्यूड। क्लियर सबको? अच्छा, इसको अगर डेफिनेशन लिखना तो क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड। क्लियर है सबको? एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या किसी भी डायरेक्शन में जो एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, इसका ऐसा यूनिट क्या होने वाला है? इसका ऐसा यूनिट होगा हमारे पास मीटर। क्या होगा? मीटर। सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा, आप लोगों को 2 चीज़ें और याद रखना है। ये सब डिस्टेंस इतना छोटा होता है कि इसको मेजर करने के लिए हम लोग को नैनोमीटर का यूज करना पड़ता है। नैनोमीटर, या फिर एक होता है एंगस्ट्रॉम। तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। इसको याद कर लीजिएगा। ये हो गया दूसरा। थर्ड है हमारे पास, थर्ड और फोर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है?
ध्यान सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे किया जाता है? फ्रीक्वेंसी को एल से भी डिनोट करते हैं, बहुत जगह एफ से भी किया जाता है, और एक टर्म होता है ग्रीक अल्फाबेट है न्यू, क्या पढ़ते हैं इसको? NEU, न्यू पढ़ा जाता है। तो ये सारा चीज, इन तीनों चीज किसको डिनोट किया जाता है? फ्रीक्वेंसी को। अभी फ्रीक्वेंसी होता क्या है? ये होता है नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। मतलब कि 1 सेकंड में कितना वेव फॉर्म हो उसको कहते हैं लोग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट होता है हमारे पास, इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्स। पहले भी आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा हर्ट्स। ऐसी बोलते हैं सेकंड इनवर्स। क्या कहते हैं? सेकंड इनवर्स। मतलब 1 सेकंड में कितना वेव फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब समझिएगा, अगर मैं कहता हूं कि एक डिवाइस है हमारे पास जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 हर्ट्स। कितना दिया हुआ है? 3 हर्ट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो डिवाइस 1 सेकंड में 3 वेव फॉर्म कर सकता है या 3 बार ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर सकता है। जैसे 1 2 3, तो ये 3 वेव है। यहां देखिए, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये क्या हो गया? 3। तो 1 सेकंड में जितने वेव फॉर्म हो सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर मैं कह दूं फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, इसका क्या मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर ऐसे ऐसे करते हुए 50 वेव बनने वाले। कितने वेव बनेंगे? 50। अच्छा, एक चीज गौर करिए, एक जो वेव बन रहा है वो पॉजिटिव है, एक वेव में एक पॉजिटिव और एक क्या होता है? नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब अगर 50 वेव बन रहे हैं तो 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव। यहाँ एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इंडिया में जो सभी के घर है, हम जो घर में आते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या आता है? अल्टरनेटिंग करंट आता है, इसको शॉर्ट बोलते हैं AC। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये हर टाइम पर डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी सेट किया गया 50 हर्ट्स। कितना सेट किया गया है? 50 हर्ट्स पूरे इंडिया में। मतलब ये हुआ कि जब भी लाइट आता है, जैसे ये लाइट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आया तो उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। मतलब 1 सेकंड में वो 50 बार प्लस 50 बार माइनस होगा। मतलब ये जो बल्ब जल रहा है वो 1 सेकंड में 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है। इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा हमको। क्लियर है? तो ये होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब। और यूनिट क्लियर होगा? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 4th है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसको डिनोट करते हैं कैपिटल T से। ये टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वेव या 1 ऑक्सीलेशन। वन वेव मतलब, ध्यान सुनिएगा। अच्छा, पहले इसका यूनिट तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। ऐसा यूनिट होता है इसका सेकेंड। समझिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वेव। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि अच्छा, फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए हम बोलते हैं 5 हर्ट्स है। कितना है? 5 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी जब 5 हर्ट्स है मतलब हो गया कि 1 सेकंड में 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 वेव बन सकते हैं। 1 सेकंड में 5 वेव बन सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है। टाइम पीरियड क्या होता है? एक वेव को बनने में। जैसे मान लीजिए पूरा हमारे पास 5 वेव है, तो 5 वेव को बनने में, टोटल ये 5 वेव को बनने में 1 सेकंड लगा। तो एक ठो इस वेव, सॉरी, ये सिर्फ एक वेव को बनने में जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। अच्छा, एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा होगा? 1/5 सेकंड लगा होगा। क्लियर होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होता है अभी याद कर लीजिए कि 1 सेकंड में कितने वेव बन सकते हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और एक वेव को बनने में जितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? टाइम पीरियड। क्लियर है? इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या 5 नंबर हमारे पास वेवलेंथ।
वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ क्या होता है, चलिए यहाँ देखिए, ये हमारे पास क्रस्ट था, ये भी क्या था, क्रस्ट। इन दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहा जाता है, वेवलेंथ। इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। ध्यान सुनिएगा, इसको डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा। बहुतों को नाम पढ़ने में दिक्कत होता है, ये ग्रीक अल्फाबेट का एक वर्ड है, एक अल्फाबेट है, इसको कहते हैं लैम्डा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। या फिर ये हो गया हमारे पास, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, वेवलेंथ। या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेवलेंथ। एक डेफिनेशन और होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड। मतलब वन टाइम पीरियड का मतलब एक वेव को बनने में जितना टाइम लग रहा है। तो मान लीजिए एक वेव यहाँ से यहाँ तक बना, इसमें जो टाइम जो लगा है उस टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस चला है, कितना डिस्टेंस चला है या डिस्प्लेसमेंट, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वन वेवलेंथ। या और आसान तरीके से आप लोग याद रख लीजिए कि वेवलेंथ का सिंपल सा मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। क्लियर है। या फिर और भी होता है, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी क्या कहते हैं, वेवलेंथ। मैं इसको समझा ही देता हूँ पहले। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सोर्स ऑफ साउंड है, ये क्या है, सोर्स ऑफ साउंड। अभी मान लीजिए साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ कोई सुनने वाला है, तो मान लेते मीडियम के पार्टिकल्स जो है ना अभी बिल्कुल मीन पोजीशन पर है, सभी एकदम रेस्ट पोजीशन में नॉर्मल है, हर जगह डेंसिटी इक्वल है। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे ही साउंड प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हो, जैसे साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो क्या होगा, इस यहाँ के मीडियम के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर देगा, मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगेंगे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मीडियम जो होगा डेंस हो जाएगा और आगे पूरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल ही रहेगा। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना इसको कहते हैं कंप्रेशन, और ये पूरा क्या है, रेयर फ्रैक्शन। फिर अगली बार क्या होगा, ये कंप्रेशन और ये वाइब्रेट करते करते कहाँ जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये आगे चला गया और यहाँ क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन, और यहाँ चला जाएगा कंप्रेशन। फिर यही आगे जाएगा, फिर कंप्रेशन, फिर हर जगह रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, आगे बढ़ते जाएगा। मतलब मान लेते यहाँ पर ये हो गया हमारे पास कंप्रेशन। ये कंप्रेशन क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये कंप्रेशन हमारा क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, दिस इज कंप्रेशन। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये मान लीजिए रेयर फ्रैक्शन, इसको क्या कर दिया लोग, रेयर फ्रैक्शन। यहाँ जहाँ मीडियम का डेंसिटी क्या है, कम है, रेयर फ्रैक्शन। तो जस्ट हमने देखा कि वेवलेंथ क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। सेम इसी के जैसा हम लोग कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन। एक सेकेंड, टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, वेवलेंथ। तो बस यही आपको याद रखना है। चलिए, तो वेवलेंथ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसका यूनिट का। ऐसा यूनिट, ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। क्लियर है। और हाँ, इसमें ये आपको यूज करना पड़ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ जनरली इन्हीं टर्म्स में दिया जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी इसको डिनोट करेंगे स्मॉल v से। वेव वेलोसिटी क्या होता है, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं लोग, वेलोसिटी। तो जब ये
यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है वो अगर वेव ट्रेवल करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। क्लियर सबको? अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, इसका यूनिट वेलोसिटी होता है तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। इसको चाहे तो आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। हमारे पास मेन है 1 2 3 4 और ये 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। अब इन सबके बीच में रिलेशन भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और रिलेशन बिटवीन दीज प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला होगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस फॉर्मूला बताते जाऊंगा, आप लोग इसको नोट्स बना के याद करते जाइएगा। पहला हमारे पास रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये होता क्या है, अच्छा डेफिनेशन याद था सबको। डेफिनेशन क्या था कि एक वेव को बनने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और 1 सेकंड में जितने वेव बन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं एक डिवाइस है जिसका फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज। कितना है, 3 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकंड में ये 3 वेव फॉर्म करता है, 1 2 3। यहाँ ध्यान सुनना है, 1 सेकंड में तीनों वेव कितने देर में बने हैं, 1 सेकंड में। तो एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा होगा, 1/3 सेकंड लगे होंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। इस वेव को बनने में कितना टाइम लगा होगा, 1/3 सेकंड। और इस वेव को बनने में कितना टाइम लगा होगा, यहां से यहां तक 1/3 सेकंड। मतलब ये हुआ कि जब फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड आ रहा है हमारे पास 1/3। तो इससे पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम, एक सेकंड, वो इनवर्स है टाइम पीरियड का। मतलब यहां से एक फॉर्मूला बन गया, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। क्लियर है? आपको ये याद रखना है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा कर पूछता है, क्या करता है ना, वो बोलता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम पीरियड इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। क्लियर सबको? ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा देखते हैं हम लोग, वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन। फॉर्मूला याद कर लीजिए, v इक्वल्स टू होता है हमारे पास f टाइम्स लैम्डा। v इक्वल्स टू f टाइम्स लैम्डा, या कहीं कहीं f ना लिख के न्यू कर देता है, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो v है ये हमारे पास है वेव वेलोसिटी। ये क्या है, वेव वेलोसिटी। जो f है ये हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और जो ये लैम्डा है ये हमारे पास वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला v इक्वल्स टू f लैम्डा। ये क्वेश्चन में काम आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी है, ध्यान समझिए, फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ रख सकते हैं। तो जब इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/t। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन t, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, और ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड। तो आपको ये फॉर्मूला भी क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए इसमें एक फॉर्मूला और आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अगर लैम्डा 1/λ2 ये रेशियो पूछा जाए तो ये होता है हमारे पास F2/F1। कभी कभी क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है, कि आपको क्या करेगा, दो अलग अलग डिवाइसेस का फ्रीक्वेंसी दे देगा और पूछ देगा दोनों के वेवलेंथ का रेशियो बताओ, तो ये आपको करना है, ये इसका इन्वर्स होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए और लिख लीजिए। इसका जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन कभी और करवा दूंगा किसी और वीडियो में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। मेन अब साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ध्यान सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम लोग प्रॉपर्टीज देखे 5 प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जो थी वो सारे प्रॉपर्टी क्या थे, जनरल प्रॉपर्टीज थी वेव की, मतलब वो सभी वेव पर क्या होता है, अप्लाई हो सकता है। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लाई होगा, साउंड वेव पर। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है हमारा लाउडनेस। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा पिच, और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्वालिटी। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं श्रिलनेस। क्वालिटी को कहते हैं टिम्बर। क्लियर है? तो एक एक करके लोग इसको पढ़ते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हेलो का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है लाउडनेस। क्या है? लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या होता है, पहला बात याद कर लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास ये दो वेव है, एक वेव है इस तरह का और दूसरा वेव है इस तरह का, ठीक है। यहां क्या देखते हैं हम लोग कि ये जो वेव है, ध्यान से देखिएगा, इसका एम्पलीट्यूड है हमारे पास A1 और इसका एम्पलीट्यूड है हमारे पास A2। यहां देख कर पता चल रहा है कि A2 इज ग्रेटर देन A1, मतलब जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसका लाउडनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको कह सकते हैं लोग लाउड साउंड, या इसी को कहते हैं ग्रेव साउंड, ठीक है। और इसको कहते हैं सॉफ्ट साउंड। एग्जांपल के लिए समझाते हैं। जैसे जो बड़ा बड़ा ड्रम होता है, जो क्या कहते हैं, जब मार्च पास्ट होता है तो उस समय जब ड्रम बजाया जाता है उस समय देखिए एकदम बम बम के साथ आवाज आता है, वो क्या होता है, लाउड होता है, मतलब ग्रेव साउंड होता है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, हाई होगा। तो लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। अच्छा एक और बात, ये जो लाउडनेस होता है ना, ये एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, और एम्पलीट्यूड है ये एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है। सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, और ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी जो सबके लिए सेम होता है। मतलब ये मान लीजिए हमारे पास एम्पलीट्यूड है, तो अगर किसी फॉर्मूला से हम लोग एम्पलीट्यूड निकालते तो कुछ मैथमेटिकल वैल्यू आएगा, तो वो सबके लिए सेम होगा। लेकिन लाउडनेस सबके लिए अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है किसी को वो ड्रम का आवाज जो होता है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, वो सुनना पसंद हो, तो उसको लगेगा कि उसके लिए अच्छा है। और वही किसी के पास ले जाए जिसको साउंड पसंद नहीं हो, तो उसको क्या लग सकता है, खराब लग सकता है साउंड। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो पर्सन टू पर्सन वैरी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव। और जो सबके लिए सेम रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। ये हो गया हमारे पास लाउडनेस। सेकेंड है हमारे पास पिच। पिच क्या होता है, ये ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड्स ऑन
ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेव ऐसा है और एक वेव ये है। ध्यान से देखिएगा, इस वेव में गौर करिए कि मान लेते हैं कि इसको एक वेव बनाने में 1 सेकंड लगा, तो 1 सेकंड में एक ही वेव बना पा रहा है और उसी 1 सेकंड में ये कितना वेव बना ले रहा है, 2। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि जिसका फ्रीक्वेंसी हाई है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, 1 सेकंड में कितने वेव बन सकता है, तो जो 1 सेकंड में ज्यादा वेव बना सकता है तो उसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। तो उसका पिच हाई होता है, हाई पिच। और ये क्या है, लो पिच का वॉइस है, लो पिच का वॉइस होता है। और जनरली मेल और फीमेल में भी आप लोगों ने गौर किया होगा, जो फीमेल का वॉइस होता है वो हाई पिच का होता है। यहाँ नोट बना के लिख देता हूँ, कभी कभी पूछ देता है। फीमेल का जो वॉइस होता है वो क्या होता है, हाई पिच होता है। और जो मेल का वॉइस होता है वो क्या होता है, लो पिच का होता है। क्या होता है, लो पिच का होता है। ठीक है, लो पिच का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में कम वेव प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो आपको अगर ग्राफ देकर इस तरह से अगर डायग्राम देकर पूछ दिया जाए कि बताइए कि दोनों में से कौन सा, किसका पिच हाई है किसका पिच कम है, तो आप बता सकते हैं इसे देख के। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्वालिटी। थर्ड हमारे पास क्वालिटी। एक सेकंड, क्वालिटी या इसी का नाम था टिम्बर। एक क्वालिटी क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक दो साउंड आ रहा है, ठीक है, एक साउंड ऐसा है जिसका दोनों साउंड का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एकदम सेम है, लेकिन एक साउंड आ रहा है गिटार से और एक साउंड आ रहा है मान लीजिए हमारे पास वायलिन से। ठीक है, या फिर एक आ रहा है ड्रम से या किसी और जगह से। तो दो अलग अलग वॉइसेस को पहचानने का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या है, क्वालिटी। हो सकता है कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेकिन वेव जिस तरह से बना है वेव फॉर्म पर डिपेंड करता है। क्वालिटी क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म। एग्जाम्पल में समझाते हैं, जैसे ट्यूनिंग फोक पता होगा सबको, ट्यूनिंग फोक आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा। इस तरह का होता है कि जब ये वाइब्रेट होता है तो इस तरह से यहाँ वेव बनता है, जल्दी जल्दी वाइब्रेट होता है। इस तरह से क्या होता है, ये दोनों वाइब्रेट होता है। ये ट्यूनिंग फोक है तो इसका वेव अलग टाइप का बनेगा, वायलिन का वेव अलग टाइप के सब बनेगा। क्लियर है, तो ये डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। ये वेव फॉर्म क्या होता है, एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये है ट्यूनिंग फॉर्क, तो इसका वेव इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये इसका वेव फॉर्म है। लेकिन अगर हम वही वायलिन का बनाना चाहें तो ये वेव फॉर्म कुछ इस तरह का वेव बनेगा। देखिए ये हुआ एक वेव, इसके बाद आगे बढ़ेगा तो यही बार बार रिपीट होगा। दूसरा वेव, क्लियर हो रहा है। तो ये क्या है, वेव के फॉर्म पर डिपेंड करता है किस तरह का वेव हमारे पास बनता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास फ्लूट है, फ्लूट से इस तरह का वेव बनता है और ट्यूनिंग फोक से इस तरह का वेव बनता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वालिटी और टिम्बर। इसको यहाँ पहले एक बार देख लीजिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, फिर पिच, क्वालिटी। अच्छा, मैं एक जगह यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास लाउडनेस,
नेक्स्ट हमारे पास पिच, और उसके बाद था क्वालिटी। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ये किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। और ये डिपेंड करता है हमारा वेव फॉर्म। क्लियर है? इसको एक बार लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, ये जो तीनों दिख रहे हैं ना, ये तीनों, इसको क्या बोले? सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। सब्जेक्टिव। और ये जो तीनों है, ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऑब्जेक्टिव जो वेरी नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म होता है, उसको याद कर लीजिएगा, फोर्थ पॉइंट कह देते हैं उसको, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी क्या होता है ध्यान समझिएगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव होता क्या है कि जैसे ऐसे समझ लीजिए कि यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से कितना साउंड वेव क्रॉस हो रहा है। जैसे हम एग्जांपल समझाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर लाइट है, लाइट के एग्जांपल से जल्दी क्लियर होगा। मान लीजिए यहाँ से ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? इस तरह से लाइट निकल रहा है। यह है लाइट का सोर्स। तो एक यूनिट एरिया से, ध्यान समझिएगा, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में कितना लाइट का वेव्स निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सिमिलरली अगर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड देखा जाए तो मान लीजिए सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ से साउंड इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो यूनिट एरिया ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट एरिया है। इस यूनिट एरिया से यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में कितना साउंड वेव क्रॉस कर रहा है, इसे क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। क्लियर है? तो इंटेंसिटी क्या होता है हमारे पास? द साउंड एनर्जी passes through unit area in unit time। इसको क्या कहते हैं लोग? इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। इसका अगर एक फॉर्मूला देखा जाए तो इंटेंसिटी होता है हमारे पास इंटेंसिटी इक्वल्स टू साउंड एनर्जी जो क्रॉस हो रहा है, साउंड एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, आप लोग देख लीजिए इसको। बात करते हैं इसका यूनिट का। इसका यूनिट तो ध्यान से देखिए, यूनिट क्या होगा? साउंड एनर्जी है। एनर्जी मतलब एनर्जी और वर्क एनर्जी का मैंने पहले वीडियो बनाया, उसमें बताया था कि एनर्जी का यूनिट होता है हमारे पास जूल। क्या होता है? जूल। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये नीचे तो हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और होता है, ध्यान से देखिए। ये जो साउंड एनर्जी है और बाई टाइम, साउंड एनर्जी मतलब एक तरह का वर्क या एनर्जी, एनर्जी बाई टाइम या वर्क बाई टाइम को पावर कहते थे हम लोग। तो क्या कह सकते हैं? पावर डिवाइड बाई एरिया कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? पावर डिवाइडेड बाई एरिया। तो इसका अगर इसके अकॉर्डिंग यूनिट देखा जाए तो एक यूनिट और क्या कह सकते हैं लोग? पावर को तो हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इंटेंसिटी का ये दो यूनिट होता है, दोनों सेम ही एक तरह से। फॉर्मूला लोग देख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने स्लाइड में। अब ये सारा देख लीजिए, ये आप लोग को सारा ये मिल जाएगा, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए वही है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आसपास का एरिया पूरा क्या है, रेयर फ्रैक्शन है। अभी पूरा ये जो हमारे पास मीडियम है ये क्या है, मीन पोजीशन पर है, और ये कंप्रेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या बोले थे हम लोग, वेवलेंथ। याद होगा मेरे ख्याल सबको। आगे ये कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन फॉर्म्ड बाय क्या है, ट्यूनिंग फोर्क। देख लीजिए ये स्ट्रेच्ड स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी जस्ट मैंने क्लियर किया था। ये सारा फॉर्मूला आप लोग को पता चल गया होगा, एक बार मैं लिख देता हूँ सारा फॉर्मूला। चलिए, जो सबसे पहला फॉर्मूला था, एक सेकेंड, चलिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर इसी को क्या लिखा हुआ है, न्यू लिखा हुआ है, तो बुक में इसी तरह से लिखा रहा था, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1 अपॉन टाइम पीरियड। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि v इक्वल्स टू एफ टाइम्स लैम्डा। फिर हमने एक फॉर्मूला देखा था v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी, और लास्ट में एक फॉर्मूला था क्या था, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू f2 अपॉन f1। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूला, क्वेश्चन में यूज होता है डायरेक्ट। ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्रस्ट था, ये ट्रफ था, ये वेवलेंथ है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। देखिए लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये लो पिच है, और ये क्या होगा हमारे पास हाई पिच। लो पिच क्यों है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कब है, मतलब फ्रीक्वेंसी में एक सेकंड में कितना वेव बन सकता है, ये लो पिच का वॉइस है, ये हाई पिच का वॉइस हो गया। देख लीजिए ये हो गया सॉफ्ट साउंड, ये हो गया लाउडर साउंड। ये किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। दिस इज आवर एम्पलीट्यूड, दिस इज आवर एम्पलीट्यूड, दिस इज A1, दिस इज A2। और यहां से आपको देख के पता चल रहा होगा, एक सेकंड, यह है A2, तो यहां से देख के पता चल रहा है कि A2 इज ग्रेटर देन A1। तो जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा हो वो कैसा साउंड होगा, लाउडर। क्लियर है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं यहाँ पे ये है क्या। स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला मान लीजिए टेम्परेचर। टेम्परेचर ध्यान समझिएगा ये है क्या, मतलब टेम्परेचर जो होता है उससे स्पीड ऑफ साउंड कैसे अफेक्ट होता है वो पढ़ने वाले हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक रूम है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, मीडियम के पार्टिकल्स, और यहाँ का टेम्परेचर मानते हैं अभी 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ से साउंड ट्रेवल करेगा तो चल मान लीजिए नॉर्मल स्पीड में ट्रेवल करेगा। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा के, इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा के हम कर देते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, और तब जब साउंड वेव प्रोड्यूस पास करेगा तो देखिए कि जल्दी पास हो रहा है, मतलब जल्दी सुनाई दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से, याद कर लीजिए, टेम्परेचर को बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। या फिर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड अलग होता है। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल है, देखिएगा, सॉलिड में सबसे तेज साउंड किस में ट्रेवल कर रहा है, एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में इसकी स्पीड देखिए 6420 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में इतना दूर जा सकता है। फिर निकल में, स्टील में, आयरन में, ब्रास में सबका दिया हुआ है। जैसे अगर लिक्विड में देखेंगे तो सी वाटर में इतना, डिस्टिल वाटर में इतना ये स्पीड होता है। मेथनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल आपको नहीं पता होगा। एथेनॉल ये होता है, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे 10th में, C2H5OH बोलते हैं इसको, CH3OH। ये एक्चुअल में अल्कोहल फैमिली का ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है।
तो इसमें देखिए स्पीड कितना होता है, और देखिए गैसेस में हाइड्रोजन, हीलियम, एयर, हाल तो एयर में ही है, तो एयर में स्पीड इतना माना गया है, ऑक्सीजन में इतना होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में इतना होता है। क्लियर सब कोई चीज़? तो आप देख बस याद रखिए कि सबसे तेज साउंड किस में ट्रेवल करता है, एल्यूमिनियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और होता है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर, लेकिन प्रेशर का बात ना करें तो ही अच्छा है, इसलिए ना क्योंकि जो प्रेशर है, मान लीजिए अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट भी रखें और प्रेशर को बढ़ाया या घटाया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता स्पीड पर, तो प्रेशर पर डिपेंड एक तरह से कह सकते नहीं करता वो। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव बहुत सिंपल, जैसे मान लीजिए एक सेटअप यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर क्लॉक है, ये जब रिंग होगा तो ये साउंड इसमें से ट्रेवल करके आगे बढ़ेगा, और यहाँ जाके जब यहाँ टकराएगा इस मीडियम में, सॉरी इस वॉल पर या एक ऑब्स्टेकल पर, तो ये टकरा के कहाँ आता है, हमारे कान तक आता है। ये जो एंगल था इसको कहते हैं लोग एंगल आई, इसको कहते हैं एंगल आर। जैसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था सेम उसी के जैसा ही है। इसमें भी दो लॉ होंगे, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रे ज़्यादा अच्छा होगा, इसको कहना साउंड वेव। इंसिडेंट साउंड वेव होगा, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इको। ये इको होता क्या है? अच्छा, पहले इसके पहले आप लोग इसका इशारा देख लीजिए, कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने देखा यहाँ से साउंड, इसके बाद हम लोगों ने देखा इसका डेफिनेशन और डिस्टर्बेंस या वेव, फिर टाइप्स ऑफ वेव, मोशन। मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़। आप लोगों को ऐसे PDF मिल जाएगा, सारा फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट टर्म्स अब क्लियर हो जाएगा ये। इसके बाद आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एको, ये होता क्या है? चलिए हमारा टॉपिक है एको। ये एको क्या होता है देखिए, ध्यान सुनिएगा। रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड बाय अ लार्ज एंड हार्ड ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एन एको। मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक हार्ड ऑब्स्टेकल है, ठीक है, और ये सोर्स ऑफ साउंड है। यहाँ से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जाता है और टकरा कर वापस आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, एको होता है। एको मतलब होता है कि जब ओरिजिनल साउंड यहाँ से गया, टकरा के आया, और इसके बीच में जनरली माना जाता है 0.1 सेकेंड का अगर गैप है दोनों साउंड के बीच में, जिसको बोला था कि एको हुआ है वहाँ पर। इसका मतलब समझिएगा 1/10 क्या लिया गया है। एक टर्म होता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ साउंड का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई साउंड सुने और साउंड सुनने के बाद जब तक दूसरा साउंड आता है तब तक वो साउंड हमारे ब्रेन में 1/10 सेकेंड के लिए रहता है वो साउंड। इसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड। तो इसी को बोल दिया गया 0.1 सेकेंड।
तो 0.1 सेकंड से पहले अगर वो टकरा कर आ जाए तो क्या कहेंगे, यहाँ एको हुआ है। ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, परसिस्टेंस ऑफ विजन वो होता है 1/16 सेकेंड। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग देख रहे हैं तो जब हम नज़र हटा के जब दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमारे ब्रेन में है वो 1/16 सेकेंड के लिए रहता है, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, और ये है परसिस्टेंस ऑफ साउंड। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए अगर एक हार्ड ऑब्स्टेकल है, यहाँ से सोर्स है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये मान लीजिए डी डिस्टेंस ट्रेवल किया और वापस आया डी डिस्टेंस, और इसका स्पीड मान लेते हैं मूव करने का है v, और t टाइम में जाकर वापस आता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये होता है vt/2, vt/2। ये कहाँ से आया, सिंपल सा देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो साउंड जब एको होगा तो एक बार गया टकराया और टकरा के वापस आएगा, तो क्या कहते हैं इसको, 2 डिस्टेंस 2d अपॉन क्या होगा t टाइम में ट्रेवल किया है। तो यहाँ से ये सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, v है, d निकालो तो इसको इधर भेज देंगे, तो d का फॉर्मूला ये हो गया, v का फॉर्मूला ये हो गया। आपको ये याद रखना है। आज के लिए लोग यही तक करेंगे, और जो बाकी इसका बचा हुआ पार्ट है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।